आइडिया लग जाए कितने एंड कितने आपके टॉपिक्स चाहिए। हम आप न्यू चैप्टर कराओगे? यस अंशिका, न्यू चैप्टर हम करेंगे। आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिर्फ ब्रेन वाला पार्ट रहता था ना? यस मैम। वो ब्रेन वाला पार्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे। एक बार महाराष्ट्र वाले कुछ स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डिफिकल्टीज था, तो आई थॉट हम ही कर लेते हैं। वो वाला ब्रेन वाला पार्ट तो हमारा कुछ लाइक 40 मिनट्स का टॉपिक है, उसको हम कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लेके फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जैसे आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन क्या था? डाइजेशन इज द डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है? किसी को नहीं पता? या कोई बोल नहीं रहा है? देखो, डाइजेशन Breaking down of food particles into ब्रेकिंग simple कॉम्प्लेक्स substances. मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सक्रीशन? And एक्सक्रीशन removal of wastage of body. बॉडी का वेस्टेज पार्ट रिमूव होना बॉडी से। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव आउट कर। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है डाइजेशन वाले से काफी लिंक करता है। क्यों लिंक करता है? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे क्या कराया था? फूड कंपोनेंट का डाइजेशन कराया था। एंड डाइजेशन होने के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हमने एब्जॉर्ब करा दिया था ब्लड स्ट्रीम्स में। एंड ब्लड स्ट्रीम से वो सर्कुलेट हो गया था कहाँ तक? आपके सेल्स तक। देन सेल वहां पे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। अब उस फूड में ये थोड़े ना कि पूरा का पूरा फूड ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, सारे के सारे कंपोनेंट्स ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सारे एब्जॉर्ब नहीं होते ना, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होता है और कुछ अमाउंट एज अ वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है। तो वो जो डाइजेशन के बाद जितना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो चैप्टर का नाम है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं एंड उसका एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे। जैसे डाइजेशन करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। वी हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड था हमारे पास, लीवर था, पेनक्रियास था, स्लाइवरी ग्लैंड्स थी, डाइजेस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी या नहीं थी? ऐसे ही एक्सक्रीशन में बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट कराने के लिए वी नीड अ कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे भी हम लोगों को एक प्रॉपर ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ब्लड को फिल्टर आउट करने का काम करेंगे। बिकॉज जितना भी फूड कंपोनेंट है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है आपका ब्लड के अंदर। अब ब्लड से हम फिल्टर करेंगे तो ब्लड के अंदर जितनी भी हार्मफुल चीजें चली गई जो हमारे सेल्स तक नहीं जानी है, वो वापस से हम किसको देंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो वो सारे प्रोसेस हमें यहाँ पे समझने कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे कैसे कराने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन, फोस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन। इस लाइन का मतलब क्या? जितने भी महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी बिकॉज एनसीईआरटी डिफरेंट है, लेकिन मेनली है कि आप लोग भी नीट को ही टारगेट कर रहे हो, तो नीट में एनसीईआरटी फॉलो होता है। ठीक है, हो सकता है लाइंस आपके एनसीईआरटी में डिफरेंट हो, आपकी बुक में डिफरेंट हो, बट कंटेंट सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो सब सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जितने भी अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब कंपोनेंट्स है, वो चाहे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हो या फिर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, एक्सेस इंजेक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गए। इन सब सब्सटेंसेस को, दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड
टोटली या तो हमें कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा या फिर पार्शियली रिमूव करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, यही कि इन सब्सटेंसेस को हम बॉडी से रिमूव आउट कैसे करने वाले हैं, इसके पूरे मैकेनिज्म को हम समझने वाले हैं। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वी हैव अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एंड ऑल आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल्स है ये, ठीक है। एंड अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। इसके लिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आयन ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। इजेशन एक्सक्रीशन, बेटा एक्सक्रीशन इज द कंप्लीट मैकेनिज्म जिसमें हम ब्लड को फिल्टर आउट करके वेस्ट मटेरियल को निकालेंगे। जो एब्जॉर्ब फूड है, पूरा कंपोनेंट है, उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को कंप्लीट रिमूव करना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म है। इजेशन इज द ओनली प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है। बॉडी से रिमूव आउट करना इज इजेशन एंड एक्सक्रीशन इज द जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको हमें फूड कंपोनेंट से एलिमिनेट करना है, अलग करना है उसको। आपको पूरा उसको एक्सक्रीटर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करके लेके जाना है। मैम पार्शियल इंजेक्शन में आयंस ऑफ वाटर की बात हो रही है ना? हाँ बेटा, पार्शियल में आयंस ऑफ वाटर इनकी बात हो, ठीक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्होंने लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे करते हैं? ब्रीथिंग के थ्रू करते हैं ना, तो वो भी एक टाइप से एक्सक्रीशन हुआ या नहीं हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव आउट करता है, रिमूव आउट कर रहा है, तो वो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। चलो अब यहां से लिखना थोड़ा स्टार्ट करो। हमारे पास तीन टाइप के एनिमल्स हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। द फर्स्ट वन वी हैव a monotelic, second Urotelic. ureotelic and यूरिकोटेलिक। यूरिटोटेलिक। अब देखो नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, अमोनोटेलिक का वेस्ट मटेरियल अमोनिया, ठीक है। यूरियोटेलिक का Urea. यूरिक एसिड, Urea. यूरिक एसिड। आउट ऑफ द थ्री कंपोनेंट सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? Ammonia. मोर, उसके बाद Urea. इससे कम, ये सबसे यूरिक एसिड। सबसे लीस्ट यूरिक एसिड है। अब एक चीज आप याद रखना, जो वेस्ट प्रोडक्ट जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही ज्यादा उसको रिमूव करने के लिए वी नीड वाटर। मैम इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ सकती हूँ क्या? अंशिका बेटा ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर के नोट बना रहे। ह्यूमन फिजियो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे सारे के सारा पूरा यूनिट है जिसके अंदर हर एक चैप्टर को आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ना है और प्रॉपर नोट बना के पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ोगे चीजें समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आता है। हर एक चैप्टर में आप देखोगे हमने थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाई पढ़ा। नोट बनाओगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा। तो मैंने क्या बोला, कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही ज्यादा उसके लिए हमको वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए मोर टॉक्सिक है तो मोर वाटर रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड वाटर। तो ये जो अमोनोटेलिक एनिमल्स है ये कैसे हो सकता है भाई? इनको बहुत सारा वाटर चाहिए अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव करने के लिए। एक्वेटिक होने चाहिए, सारे के सारे हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। कौन है? यूरिया। तो जितना वाटर अमोनिया को चाहिए उससे कम यूरिया वाले को चाहिए। यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है? Mammals. मैमल। एम्फीबियंस भी कर सकता है। Yes. कर सकते हैं। एंड यूरिक सबसे कम टॉक्सिक है, तो इसके लिए सबसे कम वाटर चाहिए। ये कौन से होंगे? Apes, ma'am. Apes. ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स होंगे, रेप्टाइल। तो पहला आपको ये चीज याद रखना है, वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे
तीन डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। किस टाइप का प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, वो प्रोडक्ट कितना टॉक्सिक है, उसको रिमूव करने के लिए कितना वाटर चाहिए, प्लस उनके एग्जाम्पल्स। Yes, ma'am. लिख लो इसको जल्दी से। Done, ma'am. सबका हो गया। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चीज, एनिमल किंगडम चैप्टर सबने पढ़े। Yes, ma'am. हम लोगों को एक बार एनिमल किंगडम रिवाइज करता है। द फर्स्ट वन फाइलम इज पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर कौन सा ऑर्गन पाया जाता है वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए? Ma'am, conocytes. बॉडी सरफेस। प्लेंट्रेटा के पास कुछ होता है वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए? टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनके आगे ऑर्गन लिखते चले आप लोग। मैं फाइलम्स के नाम लिख रही हूँ, बाकी सब लोग इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्के हेल्मिन्थीज। नेक्स्ट एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा। जिसका दिया हुआ है एनसीईआरटी ने उसी का लिखना। इकाइनोडर्मेटा, एमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर एक आता है यूरोकॉर्डेटा एंड द नेक्स्ट वन सिफेलोकॉर्डेटा। फिशेस, tiles, heavies and then mammals। लिख रहे हो सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? Yes, ma'am. सिलेंट्रेटा ने कुछ नहीं दिया हुआ है ना? टीनोफोरा ने नथिंग। Normal body surface से होगा ना इनका? सब में ऑलमोस्ट बॉडी सरफेस से होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट है, फ्लेम सेल्स। Clam shell. एस्के हेल्मिन्थीज, Ma'am, rennet cells. रेनेट सेल्स, वेरी गुड। एनेलिडा, Nephridia. नेफ्रीदिया। आर्थ्रोपोडा, Malpighian. Green gland, coxal gland. Ma'am, Malpighian tubules. अगर इंसेक्ट्स की बात करें इसके अंदर Green gland. ट्यूब्यूल्स, कितने मेल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं? 100 से 150। Yes, ma'am. और क्रिस्टेशियंस की बात करेंगे, क्रिस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनरी ग्लैंड भी हम उसको बोल सकते हैं। एंड मोलस्का में कैपर्स ऑर्गन होता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है बट लिख लेना। इकाइनोडर्मेटा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। हेमिकॉर्डेटा, No, ma'am. ग्लैंड दिया हुआ है भाई। Ma'am, water vascular system होता है ना? Ma'am, proboscis. इकाइनोडर्मेटा तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना? Yes, ma'am. Yes. वाटर सिस्टम। और यूरोकॉर्डेटा में ग्लैंड, सिफेलोकॉर्डेटा, सोलिनोसाइट्स। फिशेस, एम्फीबियन, इन दोनों के अंदर नेफ्रॉन्स ही होती हैं। और बाकी नीचे वाले तीनों, इनके अंदर भी नेफ्रॉन्स होती है। अब आप बोलोगे मैम इनके अंदर सबके अंदर नेफ्रॉन्स ही हैं, डिफरेंस क्या है फिर इनके नेफ्रॉन में?
डिफरेंस है। इनकी जो नेफ्रॉन होती है ना वो विदाउट लूप ऑफ हेनले होती है। अब ये लूप ऑफ हेनले क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा, और यहाँ पे नेफ्रॉन्स विद लूप ऑफ हेनले। यस मैम। और विदाउट लूप ऑफ हेनले वाली नेफ्रॉन्स को या फिर इस टाइप की किडनी को क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक किडनी। और जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले होता है मेटा नेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है जिनकी नेफ्रॉन में दे डू नॉट हैव एनी लूप्स ऑफ हेनले, बट मेटानेफ्रिक आर दोज व्हिच हैव लूप ऑफ हेनले इन देयर नेफ्रॉन। नहीं लूप ऑफ हेनले पता है वो आगे समझ में आता है। इज इट डन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी जल्दी से नोट डाउन करो। सरस्वती जोराबी समझ आ रहा है आपको? मैम थोड़ा ऊपर कर देना मैम, मतलब नीचे कर दो मैम, थोड़ा नीचे नीचे और नीचे कर दो। जोराबी समझ आ रहा है? Yes, Didi. कब? Yes, ma'am. चलो सबसे पहले लिख लिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, देन फिर हम लोगों को देखना है कि भाई वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा तो किस ऑर्गन के थ्रू होगा। अब हमें देखना है कि भाई एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है ना दो टाइप से होता है मैम। अच्छा दीदी, लाइक दिस वी हैव आवर चैप्टर इन महाराष्ट्र बुक आल्सो। ओके जोराबी, हम आप ही को वाला चैप्टर आपने बताया था ना लास्ट क्लास में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, वही चैप्टर कर रहा है। बस थोड़ा हो सकता है नेमिंग्स अलग हैं, टॉपिक्स अलग होंगे, बट कंटेंट सेम मिलेगा ऑलमोस्ट। एक बार आप मुझे अपना एनसीईआरटी शेयर करना, मैं वहां से आपको बता भी दूंगी। तो अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना वो आपका दो काम करता है। सबसे पहले ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन का भी। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया था। Yes, ma'am. Metabolic waste. Removal of waste. वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? Maintain body. मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, देन हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द फर्स्ट वी हैव ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, third one we have partial osmo conform। अब पता है टर्म्स क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड रेगुलेटर। कन्फॉर्मर रेगुलेटर पढ़ा है किसी ने? यस मैम। Yes, ma'am. जैसी एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी है, एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी और उनकी बॉडी की इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, अगर वो दोनों में कांस्टेंट बैलेंस बना के रखे हुए हैं, लेट्स सपोज उनका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, उनका एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी एज वेल एज उनका इंटरनल कांस्टेंट चल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। एंड रेगुलेटर का मतलब क्या है? जब रेगुलेटर में आपका ऐसे ग्राफ आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल कितना भी बढ़ता जा रहा है लेकिन इंटरनल कांस्टेंट है ना। Yes, ma'am. इंटरनल का। एंड पार्शियल कन्फर्मर, पहले तो ये अपना
कांस्टेंट रखते हैं, मतलब चेंज करते चले जाते हैं, जितना एक्सटर्नल चेंज हुआ उतना ही इंटरनल चेंज हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी अपना कांस्टेंट पे आ जाते हैं कि भाई एक्सटर्नल कितना भी बढ़ाओ हम अपना इंटरनल ऑस्मो रेगुलेशन को चेंज नहीं करेंगे। ऑस्मो कन्फर्मर जितना एक्सटर्नल बढ़ता जा रहा है उतना ही इंटरनल बढ़ता जा रहा है। ऑस्मो रेगुलेटर जो कांस्टेंट बना के रखे हुए अपनी बॉडी का इंटरनल। पार्शियल ऑस्मो कन्फर्मर पहले चेंज करते हैं और फिर रेगुलेट पे आ जाता है। क्लियर? यस मैम। तो जितने भी हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर है इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ सकता है? ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट, और इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है, कुछ वर्टिब्रेट भी इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हैग फिश हो गया, माइक्सीन हो गया। इतना डिटेल नहीं आता वैसे इसमें, तो आप सिंपली याद रख लेना ऑस्मो रेगुलेटर में सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, और पार्शियल ऑस्मो कन्फर्मर में शार्क एंड रेस, RAY। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है बट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। यस मैम। हो गया मैम। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर, उसके अंदर हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक, ये इसलिए सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, इसका डिस्कशन आएगा। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। जिसको नहीं पता है वो ऐसे याद रखना, हाइपो मीन्स होता है लो, टॉनिक मीन्स होता है सॉल्ट, हाइपर हाई, हाई सॉल्ट, आइसो सेम रहता है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है। Solvent जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं किसी चीज को, जो अपने अंदर डिसॉल्व कराता है। और सॉल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व हो रहा होता है। तो सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास लो अमाउंट में सॉल्यूट है, तो हाई अमाउंट में क्या होगा? सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्ट है एंड हाई वाटर है, यहाँ पे हाई सॉल्ट हो गया है तो यहाँ पे लो वाटर हो जाएगा। वाटर। और आइसोटोनिक में सेम ही Same. सॉल्ट है और सेम ही वाटर है, ऐसे मान के चलना है इसको। ठीक है, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्यों बताया, हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है ऑस्मोसिस। यस मैम। में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कहीं पे भी ले लेना। तो यहाँ पे आपको जब भी आपसे कोई पूछे टॉनिक की टर्म्स में कि भाई कौन सा सोल्यूशन से कहाँ वाटर मूव करेगा, तो हमेशा आपको याद रखना है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक साइड वाटर का मूवमेंट होगा। क्यों? बिकॉज हाइपो है, हाइपो का मतलब सॉल्ट कम है, वाटर ज्यादा है, तो हाई वाटर से लो वाटर की साइड मूव कर रहा है, हाई वाटर से लो वाटर की साइड। क्लियर? यस मैम। चलो यस। ये चीजें पढ़ ली। अब एक एग्जाम्पल पे आ रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फिश है, ठीक है। फिश में क्या है आपका, उसका जो ब्लड है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है 300 और वो जिस वाटर में है फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी है 30 या 50 लिख लो, 50 50 है, ठीक है। अब बताओ इस फिश के अंदर क्या होगा? मैम ब्लड ज्यादा सॉल्ट कम है ना, तो वाटर ज्यादा है। मैम ब्लड बाहर आ जाता है, वाटर का लॉस होगा ना मैम। वाटर लॉस होगा। अच्छा चलो ये बता दो, जो ये फिश है इसका यूरिन कैसे होगा? डाइल्यूट होगा या डाइल्यूट होगा मैम। कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड होगा।
100% डाइल्यूट। हाई ऑस्मोलैरिटी से लो ऑस्मोलैरिटी वाटर मूव करता है। यस लो मैम, यस मैम, हाई से लो जाता है मैम। सोचो। मैम हाँ हाई मैम, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा मैम। डाइल्यूट ही है। डाइल्यूट बोल रहे हो, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि बॉडी, जो फिश की बॉडी है उसकी ने वाटर गेन किया होगा बाहर से। यस तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं हाई ऑस्मोलैरिटी से लो ऑस्मोलैरिटी? लो से हाई नहीं हो गया फिर तो, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर है, बाहर ऑस्मोलैरिटी कम है, बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। और आप बोल रहे हो कि डाइल्यूट होगा, तो फ्रेश वाटर मतलब बाहर से वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो लो से हाई नहीं होगा ऑस्मोलैरिटी में। हाँ मैम, लो से हाई हो जाएगा फिर तो। विवेक, हाई से लो गया, लो से हाई? मैम लो से हाई जा रहा है। लो से हाई जाएगा, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई उसमें। हाई ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है भाई सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, देखा करो यहाँ पे भी। लो मतलब हाइपो, सॉल्ट कम है, ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्ट, लो सॉल्ट से हाई सॉल्ट, मतलब हाई वाटर से लो वाटर। तो इसकी बॉडी ज्यादा वाटर गेन करेगी। अब भाई ये ज्यादा से ज्यादा वाटर इसकी बॉडी में आ रहा है, अब इतना वाटर इसको नहीं चाहिए, अपने उसको रेगुलेशन के लिए क्या करेगी, अपना यूरिन डाइल्यूट बना देगी। हाँ यस मैम। मैंने तो डाइल्यूट ही कहा था मैम। आप तो अरे बट वो तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, हमने हाई से लो बोल दिया, वो गलत हो गया। डाइल्यूट का मतलब बता रहे थे। मैम वो मैं सोच ही रही थी हाइपो से ऐसे जाएगा, फिर उसने बोल दिया तो मेरे को कहीं वही सही होगा। बाकी लोग बताओ, समझ में आया सबको? हिमांशी, मैम मैंने थोड़े दिन पहले ये चैप्टर रिवाइज करा था ना, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अभी। मैम मैंने आज रिवाइज किया था। कोई बात नहीं। सना, समझ आ रहा है? ये ड्रॉपर वाले बच्चे बड़े कम आए हैं आज की क्लास में। आई गेस उनका वो चल रहा होगा, बिकॉज उनका 3 घंटे का होता है ना संडे टेस्ट, हो सकता है संडे टेस्ट में लगे। नो वरीज, विल सी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? अब एक बार एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी क्या कहती है। पूरा हमने यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लिया था कैसे होगा कि जबकि यूरिक एसिड है वो क्या है, सबसे कम टॉक्सिक है, तो इट कैन बी रिमूव विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सबसे कम वाटर में भी हम इसको रिमूव करा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया को बाहर निकालने का प्रोसेस, अमोनोटेलिज्म। एंड इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दोज आर नोन एज अमोनो। एग्जाम्पल याद रखना यहाँ पे, बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। सिंपली याद रखना, सारे एक्वेटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक। अमोनिया क्यों वाटर में एक्सक्रीट करता है? बिकॉज ये रेडिली सॉल्युबल होता है, जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस या फिर गिल्स के थ्रू भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में ये डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वाटर के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनी वहां पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, लेकिन टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste. अमोनिया से लेस टॉक्सिक यस मैम। एसिड, तो उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाना है। वाटर में तो रह नहीं रहे कि भाई इनके पास अनलिमिटेड वाटर है, इसलिए उनको कम से कम वाटर चाहिएगा। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस या फिर मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। एंड अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे टाइम बना के लिख लेना, ये होती है आपकी ऑर्निथिन साइकिल, जिसको हम पढ़ेंगे कि जो आपका यूरिया एक्सक्रीट होता है ना यूरियोटेलिक या फिर मैमल्स के अंदर, ये ऑर्निथिन साइकिल होती है, उस साइकिल में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे बनता है यूरिया?
लीवर में बनता है और इसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। ऑर्निथिन साइकिल एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, जो यूरिया है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, ये वहां से फिर इसको रिमूव आउट किया जाता है। इसकी साइकिल बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। देखो इस लाइन को फिर से पढ़ो, स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। क्या बोलता है कि भाई जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन हम ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू उस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करा देते हैं? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करा देते हैं, यूरिया। और उसको कन्वर्ट कराने का काम क्या कौन करता है? लीवर। यही यूरिया किसके अंदर रिलीज हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर आके रिलीज हो जाएगा। फिर हमें ब्लड को फिल्टर आउट करना है एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी, मतलब ब्लड ही को ही फिल्टर करेंगे, उसके अंदर से जितना वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट कराएंगे किडनी की हेल्प से। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के अंदर भी रह जाता है। वो सिर्फ किस लिए रहता है? ताकि किडनी के अंदर एक प्रॉपर ऑस्मोलारिटी मेंटेन रहे। ऑस्मोलारिटी को मेंटेन रखने के लिए इसके ऊपर भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या 100% यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है? 100% कभी नहीं होता, कुछ अमाउंट में आपका किडनी के अंदर रहता है ताकि ऑस्मोलारिटी वहां पे हमेशा मेंटेन रहेगी। ये हाइपर, हाइपो, आइसो वाली ये तीनों कंडीशन मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे आपको समझने में। अगर ये समझ में आ गया तभी मैकेनिज्म समझ में आएगा। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ये सब किस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है? यूरिक एसिड या फिर एक पेस्ट की फॉर्म में विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटेलिकैन्स। बताओ फर्स्ट पेज डन सबको? Yes. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. नेक्स्ट अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का एक सर्वे किया गया जो मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया है। वहां से इन्होंने देखा कि भाई हर एक एनिमल के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस पाए जा सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, जो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एक सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पाई जाती है, जबकि जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स है उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन विच इज किडनी। किसी की स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, मतलब कुछ की स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर ही हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो कभी भी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, कोई भी एक वर्ड आ जाए, वो वर्ड आपके पुराने चैप्टर से रिलेट करते हो, तो जितना डेटा आपको याद है सारा डेटा उसके बारे में लिख दो। लेकिन अगर डेटा नहीं याद है तो पहले उस चैप्टर को जाके रिवाइज करके आओ, तब नया टॉपिक पढ़ने बैठ। मतलब जितना हम पहले पढ़ चुके हैं ना वो हमारे माइंड में फ्रेशली याद होना चाहिए कुछ नया पढ़ने से पहले। देन हमारे पास रोटिफर्स है, कुछ एनालिड्स है, सिफेलोकॉर्डेट है जैसे एम्फिऑक्सिस, इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली concerned with ionic and fluid volume regulation which is known as osmoregulation। osmoregulation की डेफिनेशन आपको बता देता, वही लिख के दे रहे हैं। नेफ्रीडिया किसकी स्ट्रक्चर है? आपके पास कुछ एनालिड्स एंड अर्थवर्म। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक, कहीं पे भी मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। एल्फीजियन ट्यूब्यूल किसके पास होता है? कॉकरोच। एल्फीजियन ट्यूब्यूल से 100 से 100 से 150. ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी क्या करता है? इनको वेस्ट मटेरियल रिमूव करने में डॉस में। देखो इन्होंने यहाँ पे भी इस लाइन को ही ऑस्मोरेगुलेशन लिख सकते थे, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने तो पूरा लाइन लिख के छोड़ दिया। ठीक है। फिर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। ये किसमें? आपकी क्रिस्टेशियंस, जैसे कि ब्रॉन क्रिस्टेशियंस किसका है? ऑर्थ्रोपोडा लिखवा है ना टेबल में वहां पे। Yes, ma'am. तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं।
यस नैना, कोई डाउट? मैम जैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिश कंज्यूम करते हैं, तो जब अमाउंट ऑफ अमोनिया बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ अमोनिया बढ़ जाएगा तो पहली चीज है कि वहां पे डिपेंड करेगा कि जितना भी अमोनिया बन रहा है उसमें से हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कितना कर रही है एंड कितना एक्सक्रीट कर रही है। क्योंकि अमोनिया में आप लोगों ने एक चीज देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन CH2, जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो ज्यादा अमाउंट कितना अमाउंट बढ़ रहा है उस चीज पे डिपेंड करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर है, एज वेल एज हमारे जितना भी बॉडी का प्रोटीन बनता है प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। नाइट्रोजन हाई डिमांड है हमारी बॉडी की। फिशेस कंज्यूम कर रहे हैं, फिशेस कंज्यूम करने से ऑब्वियसली नाइट्रोजन अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस इंडिविजुअल का बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना है, क्या उतने नाइट्रोजन को इसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वो डायरेक्टली यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक्रीट आउट हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा कुछ। जी थैंक यू मैम। यूरिक एसिड का एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, अगर आपने सुना भी होगा कि जो यूरिक एसिड होता है एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, उसको एक डिसीज बोलते हैं। यस मैम, जॉइंट। गॉइटी यस मैम, यस। गॉइटी आर्थराइटिस होता है जब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। डन एवरीवन? यस मैम। चलो मैम हाँ बोलो। मैम ये ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाए जाते हैं? ग्रीन ग्लैंड आपके क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये। ओके मैम। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने ना कुछ अभी एक लाइन लिखी हुई थी पीछे अडेप्टेशन वर्ड के बारे में। कुछ एनिमल्स ने अपने अंदर अडेप्टेशन किया हुआ है, तो अडेप्टेशन में जैसे कि हम एग्जांपल ले ले कैमल का। कैमल के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? मैम रेगिस्तान का राजा। मैम वाटर कम कंज्यूम करना। एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर इतना पानी पी लेता है कि इसको 3-4 दिन तक पानी चाहिए ही नहीं होता। मैम Yes, ma'am. 80 to 100 gallons of water one time consumption। ये क्या करता है देखो, इसकी बॉडी के अंदर एक एडेप्टेशन है। क्या एडेप्टेशन है कि ये वाटर को स्टोर करके रख सकता है अपने टिश्यू। जब भी इसको वाटर चाहिए टिश्यू को वाटर को ले लेगा। और ये कितना पानी पीता है? 80 लीटर तक पानी पी सकता है। 800 लीटर, सॉरी 80 लीटर इन 10 मिनट्स। यस 80 लीटर तक वाटर ही कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, कैमल की बॉडी के ऊपर वो हम्प होता है ना, उस हम्प के अंदर उस हम्प का क्या काम होता है? फैट स्टोर करता है। हाँ, तो वहां पे वो फूड को स्टोर करते हैं, फिर फैट स्टोर करके रखते हैं। एक और एडेप्टेशन आपने कैंगरू रेड में सुना होगा। यस मैम। उनके अंदर क्या होता है? अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है। ये कभी पानी नहीं पीते। अच्छा, कैंगरू एक मैमल है, एम्फीबियन है, क्या है? मैमल है। मैमल है। दे नेवर ड्रिंक वाटर। और मैम ये अपने अंदर से वाटर का लॉस लेते हैं। कभी बॉडी में जो फैट होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू वाटर प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है, इनकी बॉडी खुद से वाटर प्रोड्यूस करती है, इसको बाहर से पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसके अंदर एडेप्टेशन, क्योंकि ब्यूरोज में पाया जाता है, नॉक्टर्नल एनिमल है और इसका यूरिन मैम खुद से कैसे बना सकते हैं ये पानी, मतलब साइकिल होती है एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। मैम इसके अंदर वो भी तो होता है नेजल काउंटर करंट मैम। नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है यस इसके मैम, ये इसलिए वाटर लॉस नहीं होने देता मैम। क्योंकि ये ना नोज के थ्रू जैसे इसकी बॉडी के अंदर एयर जाती है ना, तो उसी के जस्ट नीचे की साइड इसका ब्लड वेन्स होती है और इसका ब्लड बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। तो वाटर एयर वेपर जा रही है, एयर जा रही है विद वाटर वेपर्स, तो वहीं पे वो कंडेंस हो जाती है। बिकॉज नीचे से आपका कोल्ड ब्लड है, ब्लड ठंडा है, ऊपर से हवा जा रही है जिसके अंदर वाटर वेपर्स है, तो कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगे, उसको पानी वही से मिलता रहता है। कभी इसके अंदर वाटर लॉस नहीं होता। जो एयर में वाटर वेपर्स है उनका यूज कर लेता है। मैकेनिज्म
जैसा विवेक ने बताया वही है नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म। तेरा इस पार्ट को भी हो गया मैम। सबका हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। अनीशा, अब लिखते हैं हम लोग जरा यूरिया साइकिल। पहले यूरिया साइकिल पढ़ लेते हैं, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आएंगे। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। अब इन चार्टे सिर्फ एक लाइन लिख के दी हुई है कि जो अमोनिया है उसको हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेटाबॉलिज्म, जो कि प्रोसेस किसके अंदर होता है? लीवर सेल्स में ये पहले लेकिन हमें पूरी साइकिल पढ़नी पड़ती है। इसको बोलते हैं हम ऑर्निथिन साइकिल। साइकिल। हम इसको क्यों हम इसको ऑर्निथिन बोलते हैं? ऑर्निथिन टर्म क्यों दिया गया? प्रोडक्ट बनता है ना वो ऑर्निथिन। जैसे प्लांट फिजियो में पढ़ना है C3 साइकिल, C4 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, 4 कार्बन। ऐसे ही हम लीवर के अंदर होता है, लीवर की सेल्स हिपैटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट, इनके ऊपर लेयर होती है हेपेटोसाइट्स के ऊपर, लीवर सेल्स किससे कवर्ड होती है वो? भूला नहीं है, पूरा डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया है, अगर भूले ग्लाइसॉन्स कैपिटल। यस मैम। लीवर की वो डक्ट आती है, लीवर गॉल ब्लैडर दोनों कंबाइन होके क्या बनाती है? कॉमन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन फिर बाइल। मैम हेपेटो सिर्फ गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। सिर्फ गॉल ब्लैडर की डक्ट बेटा, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट डियोडनम में ओपन होती है। डियोडनम में विद द हेल्प ऑफ विच स्फिंक्टर? ओडाई स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर है सबको? भाई यस क्या बोला है, नया मत पढ़ो, पुराना रिवाइज करके चलो, ठीक है। चलो, तो भाई ये जो हमारे पास लीवर है, लीवर के अंदर हमारे पास सेल्स है कौन? हिपैटोसाइट्स। इन्हीं हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर ये कुछ साइकिल चलती है। आपको पता है भाई स्कूल एग्जाम्स वगैरह तो देने नहीं है, बट उनको देना है महाराष्ट्र वाले 11th वाले बच्चों को। बट आपकी भी साइकिल बनाने के लिए कभी नहीं आएगी। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटामेट होता है। व्हाट इज ग्लूटामेट? ग्लूटामेट इज अमाइनो एसिड, यस मैम। ठीक है। इस ग्लूटामेट से क्या रिलीज होता है? अमोनिया NH2, और ये कंबाइन होता है किसके साथ? CO2। CO2 के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है? कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट बना देगा और आगे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये ATP का यूज करेगा। ATP का यूज करके आगे जाके आपका ऑर्निथीन, फिर ऑर्निथीन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से आगे सिट्रुलिन आगे कन्वर्ट हो जाता है आपका आर्जिनो सक्सीनेट में। यही आर्जिनो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है आपका आर्जिनिन में, और फिर यही आर्जिनिन वापस से ऑर्निथिन बनाता है। मतलब रीजनरेशन हो रहा है ऑर्निथिन का। इसी स्टेप पे जब आर्जिनिन से ऑर्निथिन बन रहा है, इस स्टेप पे यूरिया रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इसी यूरिया को हमें बॉडी से रिमूव आउट कराना है। इस यूरिया, ये यूरिया किस में रिलीज हो जाएगा? ब्लड में। रिलीज इनटू
ब्लड, एंड ब्लड से फिर किडनी तक जाएगा, एंड किडनी फिर इसका फिल्ट्रेशन करा देगा। ये होगा बस, ठीक है। और हिपैटोसाइट्स, इन सेल्स की ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चलता है। हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले एक अमाइनो एसिड आया, उसने NH2 दिया, CO2 के साथ कंबाइन हुआ, कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन बनाया, फिर ऑर्निथिन से सिट्रोलिन, देन आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन, फिर आर्जिनिन से वापस जब ऑर्निथिन बनता है उस केस में उस स्टेप पे यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, वही यूरिया ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, ब्लड से किडनी तक, बिकॉज हमें पता है ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर डालता है, वो किडनी तक जाएगा, एंड किडनी से किडनी उसको ब्लड को फिल्टर कर देगी, मतलब जिसमें से जितना वेस्ट मटेरियल है वो किडनी अपने पास रख लेगी और ब्लड को वापस प्योरीफाई होने के लिए भेज देगी, मतलब जो प्योर ब्लड है उसको भेज देगी कि भाई तुम जाओ और बाकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते चले जाओ। क्योंकि ब्लड ही एक अकेला ट्रांसपोर्टर होता है जो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, फूड मटेरियल भी कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है, जितने आयंस वगैरह सब कुछ ही कैरी करता है, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्ट पूरी बॉडी के अंदर। क्या बेटा? मैम ग्लूटामेट और ये थोड़ा NH2 वाला बता दो, ये वाला ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट इज अमाइनो एसिड। क्या होता है ना, इस अमाइनो एसिड से NH2 रिलीज होता है और ये NH2 आपके CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है, NH2 कंबाइन विद CO2 एंड फिर कंबाइन होकर कार्बोमाइल फॉस्फेट ही बना लेता है। फॉस्फेट कहाँ से आया? एक ATP का ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाता है। यस मैम, आ गया समझ। पूरी साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक स्टेप याद कर रहे हो, ऑर्निथिन सिट्रोलिन मत करना है, सिर्फ याद रखना ऑर्निथिन साइकिल बोलता है, ऑर्निथिन वाले स्टेप में ही यूरिया प्रोडक्ट रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट और हिपैटोसाइट सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल चलती है। इतना याद रखना। ओके मैम, ठीक है। सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। स्टेप वाइज मतलब ये स्टेप को याद नहीं रखना ना? नहीं रखना। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं चार्जिंग ऑन कर लूं, जब तक आप लोग इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले से पढ़ना शुरू करो। यस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? श्रेया समझ आ रहा है? यस मैम। पढ़ा थोड़ा बहुत कुछ? यस मैम। चलो देखो अब पढ़ाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम हमको पढ़ना है, और हमने देखा कि भाई जो एक्सक्रीटर सिस्टम होता है 2 काम करता है। द फर्स्ट वन इज एक्सक्रीशन एंड द सेकंड वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटर सिस्टम होता है उसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनी होता है, 2 किडनी होता है। जब मैंने आपको लीवर के बारे में पढ़ाया था तो तब ये बताया था कि भाई एक लीवर होने के बाद, लीवर लेफ्ट साइड में था या राइट साइड में? राइट साइड। राइट साइड में। इसी लीवर की वजह से आपकी जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे की साइड है और लेफ्ट वाली ऊपर की साइड है, उसके ऊपर लीवर आ गया। ठीक है, लीवर के अंदर ही यूरिया बन रहा है, फटाफट ब्लड के अंदर ट्रांसफर करके उसको किडनी तक दे दे रहा है। ऐसे इमेजिन करना। फिर स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ किडनी है, अ पेयर ऑफ यूरेटर है, फिर यूरेटर के बाद यूराइनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, मतलब दीज आर द 2 किडनीज। ठीक है, इन किडनी से ये आपके यूरेटर्स निकल रहे हैं 2,
दोनों के दोनों यूरेटस किस में जाके ओपन हो रहा है? के अंदर जो यूरिन स्टोर करके रखता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। ये डायग्राम है, याद रखना है, लेबलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। पर जो किडनी है वो कैसे कलर की है? रेडिश ब्राउन कलर। बीन शेप है, बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द, कहाँ पे सिचुएटेड है इस लाइन को हाईलाइट करो। सिचुएटेड द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, थोरेसिक का लास्ट वाला एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा से। कहाँ पे प्रेजेंट है? डोर्सल इनर लेयर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी का डोर्सल पोर्शन है। आपने एक चीज देखा होगा, किसी को जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको बैक पेन होता है ज्यादा। यस मैम। तो बैक पेन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी किडनी है ना वो हमारे बैक से अटैच्ड है। बैक की जो लेयर है, पेरिटोनियम जिसको बोलते हैं, वो भी बताऊंगी अभी आपको, उसके पास प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए जनरली बैक पेन होता है किडनी स्टोन के केस। ठीक है, अब किडनी, फिर ये बोलते हैं किडनी का साइज क्या है? ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मीजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है, याद रखनी है मेजरमेंट। 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, और वेट कितना है? 120 to 170. 120 से 170 ग्राम। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, जब आप किडनी के सरफेस में सेंटर में जाओगे तो वहां पे एक आपको नोच, नोच का मतलब होता है ओपनिंग, उसको बोलते हैं नोच लाइक, ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक नोच मिलेगा, उस नोच पार्ट को हम बोलेंगे हीलम, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वो सब एंटर हो रही होंगी। मतलब किडनी का वो पार्ट जहां से सारी की सारी ब्लड वेसल्स हो, नर्व्स हो, सब कुछ एंटर हो रहा है, वो पार्ट, वो ओपनिंग, दैट इज नोन एज हाइलम, याद रखना है। ठीक है, फिर थ्रू विच यूरेटर ये सब एंटर होगा। हीलम के जब आप इनर साइड में जाओगे तो आपको वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा? इनर टू द हीलम इज अ ब्रॉड शेप, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होगा, जिसको रिनल पेल्विस प्रोजेक्शन कार्ड कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ थिक कैप्सूल। इसको चलो डायग्राम को बना ही लेते हैं समझने के लिए। इन्होंने वैसे डायग्राम दिया भी हुआ है, बट खुद से ड्रॉ करते हैं ना जब हम डायग्राम को, तो हमें चीजें क्लियर रहती है, मतलब लाइक भूलते नहीं है फिर हम लोग। यस मैम। बनाओ चलो जल्दी जल्दी से किडनी का डायग्राम। पहले सिंपल वाला बनवा रही हूँ। आई गेस सिंपल वाला तो सबको याद ही हो गया होगा, 2 किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, वो तो आता ही है ना। किडनी का वाला डायग्राम बना। ध्यान से एक चीज बनाना। यहाँ से ये एंटर हो रहा है सब, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? अभी पढ़ा था, नॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, Hilum. हाइलम की इनर साइड में क्या बोल रहे थे? Renal pelvis. एक बार इसकी कवरिंग बनाओ। किडनी के अंदर 2 रीजन्स होता है, एक ये बाहर वाला पार्ट जिसको मैं ऐसे व्हाइट व्हाइट से डॉटेड डॉटेड से बना रही हूँ, और एक अंदर वाला। हमेशा बाहर वाला, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बढ़ता है, ओवरी का बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला वाले अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। यस मैम। तो ये बाहर वाला पार्ट
कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। और ये अंदर वाला सारा मेडुला। ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट चीज याद रहेगी हीलम, फिर इसके बाद किडनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन। Insula. इतना सबको याद हुआ। यस मैम। अब हमने एक Yes, चीज पढ़ी, हमारी किडनी होती है ना, वो क्या है, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी डॉर्सल वॉल से अटैच है, इनर साइड से डॉर्सल वॉल से अटैच है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना, ये सपोज आपका एब्डोमेन, ठीक है, आपके एब्डोमेन पे यहाँ पे क्लियर होती है ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, दिस लेयर इज नोन एज एंड पेरिटोनियम। मैरिटम। पेरी या पेरी, पेरी सॉरी। लिखो। ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आगे जाके एमबीबीएस में पढ़ोगे, तो इसलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेना। पेरिटोनियम, मैम बायो पढ़ने में तो इंटरेस्ट आता ही है। ठीक है। तो पेरिटोनियम ये एक लेयर है एब्डोमेन के डॉर्सल साइड में। अब आप देख रहे हो भाई, किडनी का जो आगे वाला पोर्शन है, वेंट्रल वाला पोर्शन है, उसको पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? यस मैम। ये सबको दिख रहा है डायग्राम में। तो यहाँ पर जो आपकी किडनी है, किडनी इज कवर्ड वेंट्रली विद पेरिटोनियम लेयर। दैट्स व्हाई वी कॉल कि जो हमारी किडनी होती है वो कैसी किडनी होती है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो पेरिटोनियल किडनी हम इसको बोलते हैं। इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है इसलिए बता दूं। और एनसीईआरटी ने भी लिख के दिया है कि एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होता है, और डॉर्सल वॉल पेरिटोनियम बोलता है, और भाई वेंट्रल साइड अटैच हो गई, रेट्रो का मतलब होता है वेंट्रल, पेरिटोनियम का मतलब पेरिटोनियम लेयर के थ्रू अटैच्ड है। मैम मतलब ये पूरे डायग्राम को ही बोलेंगे ना, रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी को बोलेंगे। पेरिटोनियल तो एब्डोमिनल से अटैच थी ना क्या क्या मैम, दोबारा मैम बोलो। ये जो पेरिटोनियम लेयर है हाँ, ये मैम ये ये आगे से है या पीछे से है? हमारे डॉर्सल एब्डोमेन में है, डॉर्सल एब्डोमेन में। यस मैम, तो मैम ये डॉर्सल से ही जो लेयर है पेरिटोनियम लेयर। तो उस डॉर्सल पेरिटोनियम से हमारा किडनी का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है, किडनी का वेंट्रल पार्ट कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा यस मैम। हाँ किडनी का वेंट्रल कवर हो रहा है, तो इसलिए किडनी को बोलेंगे ना रेट्रोपेरिटोनियल, यस मैम आ गया। मैम है ना? यस मैम। देख लो इसको। अब हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। आप लोगों ने जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ाओगे वहां पे रिब्स पढ़ोगे, तो हमारी जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स होती है ना, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो Yes. स्टर्नम से या स्पाइनल से किसी से कनेक्ट होते 11 और 12 के होते हैं। वो फ्लोटिंग रिब्स आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अच्छा, जो चीजें बता रही हूँ ना आप लोगों को, इनको लिखते चलना। ये कैंगरू वाला रफ कर देती हूँ। तो मैंने आपको बताया रेट्रोपेरिटोनियल किडनी एक, ठीक है, और एक क्या बताया, लास्ट लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रोटेक्ट द किडनी। और इन कौन से रिब्स होती है ये? 11 और 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग। सॉर्टेड एवरीवन? यस मैम। सरस्वती समझ आ रहा है? मैम मतलब इन लोग की बायो की बुक अलग क्यों है? आई नो बेटा, इनका महाराष्ट्र बोर्ड से है ना ये लोग। मैम फिर भी तो सेम ही होनी चाहिए मतलब। सीबीएसई बोर्ड होता तो सेम होती है, चेंज कर दी यूपी की, इस बार सेम है, पहले अलग थी यूपी की। मैम स्टेट बोर्ड होता है ना मैम। स्टेट बोर्ड वाइज का अलग है, इवन उनके चैप्टर नेम्स भी अलग है।
यस मैम, मैम थोड़ा उनको अलग लग रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा, बट कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट। अभी मैंने उनकी एनसीईआरटी देखी नहीं, एक बार एनसीईआरटी देखूंगी तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा। तो मैं जैसा उनके में कॉन्सेप्ट होगा कि उनका मैं ये टॉपिक ऐसे करके दिया हुआ है, तो मैं वो भी बता पाऊंगी फिर इनको कि ऐसे ऐसे है ये आपका। मैम पर नीट में तो ये हमारी वाली एनसीईआरटी है ना। हाँ वही नीट में ये वाली एनसीईआरटी, मुझे एक बार ना कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली पहले महाराष्ट्र बोर्ड तो कभी पढ़ा नहीं है। चलो, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी रेड। मेडुलरी। क्यों हमने इनको मेडुलरी बोला? क्यों मैम ये पिरामिड मॉड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है ना मैम। You are calling them मेडुलरी पिरामिड। कितने मेडुलरी पिरामिड होंगे एक किडनी में? 15 to 16। 15 to 16 मेडुलरी पिरामिड चाहिए। अब हर एक पिरामिड के बीच में एक रीजन आप देख रहे हो, जिस रीजन के थ्रू हम कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर जा सकते हैं, है ना? यस मैम। छोटे छोटे कॉलम्स यहाँ पे बन रहे हैं। दीज कॉलम्स आर नोन एज कॉलम्स ऑफ कैलिक्स। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी हम इनको बोलेंगे। ये क्या होती है? कॉर्टेक्स के अंदर इन्वेजिनेशंस है। दीज आर द कॉर्टेक्स इन्वेजिनेशंस। इस वाले पार्ट को लिखो। मैम नीचे दिखा दो मैम स्लाइड। हो गया मैम। सबका हो गया? यस मैम। यस। किडनी की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एंड मैम वो जो ऊपर मैम इनर लेयर, आउटर लेयर और मिड लेयर और इनर लेयर की बात कर रहे हो ना मैम। उसके नेम देखो, याद रखने का तरीका। वो तो मैम याद। लीवर की सेल्स की कवरिंग क्या थी? ग्लाइसॉन्स कैप्सूल। ग्लाइसिन। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस इज नॉन एज, किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल, है ना? यस मैम। रीनल फेस। कैप्सूल। कैप्सूल बच्चों साथ साथ लिखते रहना, बिकॉज ये जो ब्लैक्स पे मैं लिख रही हूँ ना, जब आपको ये नोट्स अगर आप मांगोगे शेयर करूँ तो ये ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आई नो ऐसे कुछ होता है, और ये येलो कलर शो नहीं होता बस उस पे। मैम फिर जो बाइट से लिख रहे हैं वो तो दिखेगा ही नहीं उस पे। व्हाइट वाला ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं इसमें ऐसे ही कुछ होता मैम मैजिक होता है है ना। मैम ये तो सारे फिजिक्स के रूल को ब्रेक कर रहा है मैम। व्हाइट वाला ब्लैक में हो जाता है और येलो वाला दिखता ही नहीं है, क्योंकि येलो वाला येलो में रहता है इसका, और व्हाइट के ऊपर येलो इजीली विजिबल नहीं होता। तो सबसे बाहर रीनल कैप्सूल है, और इनर साइड में इसके एडिपोस। एडी। ये एडिपोस क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। रीनल कैप्सूल एडिपोस टिश्यू के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा? दिस इज नॉन एज रीनल फैशिया, जो कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तीनों लेयर्स। किडनी के ऊपर साइड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, चलो उसको बाद में बताऊंगी, अभी ये वाला डायग्राम से करते हैं पहले। मैम वो एड्रिनल ग्लैंड। रीनल। मैम एडिपोज टिश्यू क्या अब्सॉर्ब करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है।
शॉक है या शॉर्ट है? शॉक, SHOCK, शॉक। मैम इसमें क्या शौक आ गया, अब तो समझ नहीं आया ये। कोई शॉक आपकी बॉडी पे, इलेक्ट्रिक शॉक या कुछ भी इस टाइप से। मैम फिर जैसे हमें करंट लगता है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है। सारा थोड़े ना ऑब्जर्व कर पाता, इसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा, एडिपोज टिश्यू पे कम इफेक्ट पड़ेगा। एडिपोज टिश्यू पे कम इफेक्ट पड़ेगा, फैट पे। ये वाला है शॉक वाला, यस मैम। ठीक है। अब यहीं पे ना इसी में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, इनको क्या बोलते हैं? These are known as कैलिक्स। कैलिक्स। इनका काम होता है यूरिन को कलेक्ट करना, ये यूरिन को कलेक्ट करने का काम। छोटे वाले माइनर, बड़े वाले मेजर, माइनर मेजर, इनका नाम रख देते हैं। हो गया मैम। और पर लिखो कि यहीं पे हमारी नेफ्रॉन भी प्रेजेंट होती है। एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कितना पार्ट होगा नेफ्रॉन के अंदर? आई मीन नेफ्रॉन कितनी होगी? 1 मिलियन। 1 मिलियन। किडनी के अंदर तो 2 किडनी के अंदर कितनी हुई? 2 मिलियन। ठीक है, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर इसको वापस से रिकैप करेंगे जल्दी से, ताकि हमें याद हो जाए चीजें। अब देखो कहाँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया, डायग्राम हमने अच्छे से बना लिया है, हमको अब समझ में आएगा। तो बोलते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस जो है इसमें नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, हीलम, जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल सब कुछ एंटर हो रहा है। हीलम के जब इनर साइड में आ रहे हैं तो हमको वहां पे क्या दिख रहा है? एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिनको हम बोल रहे हैं रेनल पेल्विस। अभी रेनल पेल्विस क्या है? वो अटैच रहती है उससे। रेनल, याद है जो ये हमारा मेडुलरी पिरामिड है ना, इसी के नीचे की साइड बना दो छोटे छोटे, ऐसे बना दो। ये रेनल पेल्विस वाला पार्ट, दिस इज योर रेनल पेल्विस। एंड फिर रेनल पेल्विस के बाद कौन सा पार्ट आएगा? विद प्रोजेक्शन, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, दीज आर द कैलिसेस। आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या है? रीनल कैप्सूल। इनसाइड द किडनी 2 रीजन है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेडुला। मेडुलरी रीजन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक वो पार्ट जिसके अंदर छोटे छोटे मेडुलरी पिरामिड्स है, कॉनिकल शेप के हैं, एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस वाले रीजन में एक सिंगल को बोलेंगे कैलिक्स। एंड कॉर्टेक्स एक्सटेंड कहाँ होता है? कॉर्टेक्स वाला रीजन। एक्सटेंड होता है कहाँ पे? आपके मेडुलरी पिरामिड के अंदर। कहाँ पे? कॉलम्स ऑफ बेटिनी, मतलब ये आपके रेनल पिरामिड, इन कॉर्टेक्स आपके मेडुलरी पिरामिड के थ्रू कहाँ पे जाता है? मेडुलरी रीजन के अंदर। दीज आर द कॉलम्स ऑफ बेटिनी। एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी ने भी ऐसे लिखा हुआ है। ये वाला पूरा पार्ट जिसके थ्रू आपकी रीनल आर्टरी, वेन, ये सब आ रहा है, ये हीलम वाला पार्ट हो गया। हीलम के बाद आपका ये वाला पूरा पार्ट इज रीनल pelvis, and फिर renal pelvis के अंदर ये projections है, these projections are calyces, ये calyces है। और ये आपके medullary pyramid, and medullary pyramid के बीच में आपका renal column या फिर बाहर आपका renal capsule, and ये region cortex, और ये अंदर वाला region medulla, बस ये। और renal artery, renal vein एंड आपका रीनल पेल्विस। इसके बारे में भी लिख लो एक बार, रीनल आर्टरी, रीनल वेन क्या क्या लेके आती है, इसी डायग्राम में लिख लो। जो आपकी ये फर्स्ट वाली है, दिस इज योर रीनल आर्टरी, दिस इज योर रीनल वेन, और ये नीचे क्या आ रहा है आपका? यूरेटर। रीनल आर्टरी ऊपर से कैसा ब्लड लेके आएगी? वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है और भर भर के यूरिया है,
ऑक्सीजन और यूरिया वाला ब्लड वो लेके आ रही है। अब किडनी के अंदर एंटर हुआ, किडनी ने क्या करा, ऑक्सीजन ले लिया और जो ब्लड के अंदर यूरिया था उसके अंदर से यूरिया का अमाउंट कम कर दिया। और किडनी सेल से ऑब्वियसली सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, O2 यूज कर लेगा, CO2 रिटर्न में देगा, नहीं देगा ब्लड को? देगा। तो इनके थ्रू ये CO2 वाला ब्लड दे देगा और यूरिया भी देगा, बिकॉज बट कम अमाउंट में। यहाँ पे यूरिया ज्यादा अमाउंट में है, यहाँ पे यूरिया कम अमाउंट में हो जाएगा। और जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिन बना है, वो यूरिन इस यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। ऊपर से ऐसा ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यूरिया है। किडनी के पास है, किडनी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, फिल्ट्रेशन करा, यूरिया का अमाउंट कम कर दिया ब्लड के अंदर से, CO2 प्रोड्यूस किया, CO2 और कम यूरिया वाला ब्लड वापस से भेज दिया कि भाई अब तुम जाओ पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाओ, और जितना यूरिन बचा उसको यूराइनरी ब्लैडर के अंदर दे दिया ताकि वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाए। बोलो भाई, समझ आ रहा है? यस मैम। मैम अब देखो आगे क्या लिखते हैं किडनी के बारे में। ईच किडनी हैज नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई नेफ्रॉन कैसी होती है, कैसे दिखती है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट होती है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट। बनाई किसी ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पहले? यस मैम। मैम बनाइए, बहुत टफ लगती है इसमें। टफ लगती है? यस मैम, मेरे को किडनी की स्ट्रक्चर बहुत आसान लगती है, बाकी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की ज्यादा टफ लगती है, पता नहीं क्यों। देखो ऐसे बनाओ, टफ है ये? मैम ये तो इजी है। ऐसे ही तो लगती आपने है। इजी कर दिया मान ली। वो बुक में है ना, पूरा वैसा बना रहे थे। अरे उसका ध्यान नहीं रखना। अब देखो ये नेफ्रॉन है, ऐसी ऐसी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसा। ठीक है, ये जो इधर से लेके आ रही है दिस इज एफरेंट। आ रही है, याद रखना, आना एफरेंट, एफरेंट आर्टियोल। और जो एग्जिट ले रही है, एग्जिट मतलब डिफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका ये एफरेंट और इफरेंट है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। और इधर से आर्टरियोल आ रही है, इधर से जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बीच में इसका पूरा एक नेटवर्क बन जा रहा है। नेटवर्क बना के नेटवर्क बना लेते हैं यहाँ पे। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इधर से ब्लड आएगा और यहाँ पे फिल्टर आउट होगा, और इधर से वापस फिल्टर आउट होके ब्लड किधर आ जाएगा, नीचे वाले रीजन में। दिस इज PCT। फुल फॉर्म ऑफ PCT कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, एंड ये नीचे की साइड जा रहा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है। जो नीचे जा रहा है दिस इज डिस्टेंट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ ascending loop of Henle. And this one is डिस्टल कोवलेंट tubule.
and this one is collecting duct. Connecting. collecting duct. ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ऐसे कर दो। ये लाइन क्यों ड्रॉ करी मैंने यहाँ पे कि भाई ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, मेडुला। क्या मतलब कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन कौन प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिसेंडिंग मेडुला वाले में बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। एक चीज लिखो कि भाई ये जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, इसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एफरेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन, इट हैज मैक्सिमम diameter and this is minimum diameter. minimum diameter। क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम। मैम ऐसा क्यों मैम? वो तो उसका डायमीटर कम होना चाहिए ना, उसमें प्रेशर कम होता है। क्या देखो, डायमीटर ज्यादा है, प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ये ज्यादा है, कम होगा मैम। कम होगा ना। और जिसमें हमारा ब्लड आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो हमें हाई प्रेशर से भेजना है पूरी बॉडी के अंदर, डायमीटर कम होना चाहिए उसका। प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा हाँ मैम। चलो फिर आया। अब ये जो नेफ्रॉन है ना, इस नेफ्रॉन को जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है ना, एनसीईआरटी वाली लाइन अभी बता रही हूँ। एनसीईआरटी लिखती है कि नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में? एक इसका रीनल कैप्सूल पार्ट और एक ट्यूब्यूल पार्ट। कैप्सूल वाले पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप। और ट्यूब्यूल वाला पार्ट कौन सा है? पीसीटी DCT ना। देखो जरा ये लिखा हुआ है क्या? नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट है, एक उसका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जिसके अंदर एफरेंट और एफरेंट मिलके क्या बना रहे? गुच्छा, टफ्ट मतलब होता है गुच्छा, टैबलेट्स का। किसके थ्रू? एफरेंट। अ फाइन ब्रांच, रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच है। अब ये रीनल आर्टरी कौन से वाली आर्टरी हो गई भाई? जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा थी, वो आ रही है और वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना रही है। किसके अंदर? नेफ्रॉन के बॉमन के अंदर। ये ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस लेके कहा जाया जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू लेके जाया जाता है, जिसको आप ऐसे याद रखोगे। देखो ये ना, ये ऐसे निकलेगी यहाँ से और इससे बनी निकलेगी, ऐसे जाएगी। अब लगता होगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अब इसमें क्या है, सिंपली समझना भाई। इधर से नीचे की साइड आ रहा है, इधर से ऊपर की साइड जा रहा है ना। और यहाँ पे कैसे आ रहा है? यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पे काउंटर बन रहा है, नहीं बन रहा है? काउंटर करंट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है ना। ये वाली चीज हमें याद रखनी है, काउंटर करंट वाली, बिल्कुल ठीक है। और ये जो हमारे पास एफरेंट वाली थी ना, सॉरी इफरेंट आर्ट्रियोल थी, जब ये आपका मेडुलरी रीजन के अंदर आ जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? ये नीचे आ रही है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा। और इधर वाली लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। बताओ कुछ कॉम्प्लिकेटेड
वापस से एक बार देख लो, पूरा ऊपर से एफरेंट आ रही, फ्रेंट जा रही है, बीच में गुच्छा बन रहा है जिसके थ्रू फिल्टर आउट होके सारा कहाँ पे आ जाएगा, फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा। जितना लार्ज साइज वाले थे वो यही रह जाएंगे, छोटे छोटे साइज वाले फिल्टर, जैसे छलनी का काम होता है ना, चाय छानते हैं हम लोग, चाय टी लीव्स वगैरह नहीं गुली तो सब ऊपर रह जाता है, नीचे फिल्टर निकल जाता है। तो सारा का सारा फिल्ट्रेट यहाँ से निकलेगा। टीसीटी वाले पार्ट में जितना अब हमें लगेगा कि भाई इसमें बहुत सारा वाटर आ गया है, तो सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा वापस से, ठीक है। फिर नीचे आएगा, नीचे डिसेंडिंग वाला कुछ और पार्ट एब्जॉर्ब कराएगा, असेंडिंग कुछ और कराएगा, डीसीटी कुछ और कराएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट, हर एक नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, बहुत सारी नेफ्रॉन का एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। इसी कलेक्टिंग डक्ट से किसी दूसरी नेफ्रॉन आके कनेक्ट होगी, ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होगी। इसलिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी ने इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस बनाई, यस मैम। क्योंकि ये एक नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे बहुत सारी नेफ्रॉन्स की एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है। क्लियर? यस मैम। देखो जरा आगे। फिर ये बोलते हैं कि भाई जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज बॉमन कैप्सूल। उसी बॉमन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया। ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मेल्फिजियन बॉडी, तो यहीं पे लिख दो, दिस इज नोन एज मेल्फिजियन बॉडी। समझ आया? यस मैम। आगे देखो, ट्यूब्यूल जो होता है कंटिन्यू फर्दर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाता है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, PCT। फिर उसके अंदर एक हेयर पिन शेप, जैसे होता है ना जुड़े वाले पिन होता है, ऐसे यू शेप पिन, इसीलिए इसको हेयर शेप या फिर यू शेप पिन भी बोल देता है। हैंडलेस लूप is the next part of the tubule which has a descending, जिसके अंदर एक descending और ascending दो पार्ट है। ascending वाला क्या करता है, ascending वाला continue as another highly, और आगे जाके क्या बना देता है वो distal convoluted tubule। distal convoluted tubule किसके अंदर ओपन होते है, एक straight tube के अंदर which is known as collecting duct। बहुत सारी नेफ्रॉन का many of which converge and open होते हैं किसके अंदर, एक renal pelvis वाला रीजन के अंदर, कॉमन वाला रीजन जिसके अंदर कैलिसेस लगे हुए थे, जिसके थ्रू मेडुलरी पिरामिड। फिर जो हमारा मेल्फिजियन कॉर्पसल मतलब बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों की बात कर रहे हैं। पीसीटी और डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। जबकि जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है वो कहाँ होता है, मेडुलरी प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, जो मैक्सिमम नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट है तो इसका मतलब मेडुला वाले रीजन के अंदर उसका बहुत छोटा सा पार्ट जा रहा होगा। यस मैम। ऐसी नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा डीप है तो मेडुलरी रीजन के अंदर ज्यादा जा रहा होगा, ऐसी Yes. नेफ्रॉन बोलते हैं जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो टाइप की नेफ्रॉन हो गई, कॉर्टिकल विच है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जुक्स्टा जिसका लार्ज लूप ऑफ हेनले होता है। फिर जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो ग्लोमेरुलस से निकलेगी, फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी इफरेंट अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, और क्या बना लेगी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बना लेगी। ये भी बिकॉज जैसे वो यू शेप थी ना लूप ऑफ हेनले, उसी की साइड बनाया ना इसने भी कैपिलरी, वासा रेक्टा, यू शेप वासा रेक्टा। यस मैम। किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसको याद करना। वासा रेक्टा इज एब्सेंट या फिर हाईली रिड्यूस होगी किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सी नेफ्रॉन, जिसका लूप पहले उसके अंदर आपकी ये वासा रेक्टा बहुत या तो होगी नहीं या बिल्कुल रिड्यूस। बता डन यहाँ तक सबका? बच जाता है इसके अंदर आपका यूरिन फॉर्मेशन वाला पार्ट, फंक्शन। एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा अभी ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 घंटे मान के चलो, आज 1.5 घंटे वाला लेक्चर हो गया, 1-2 घंटे का लेक्चर लेके फिनिश हो जाए। मैम वासा रेक्टा का काम क्या होता है मैम? वासा रेक्टा का